हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की हिंदी पेपर 2 की। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 10 जनवरी 2022 में जिस प्रकार से सीटेट में हिंदी का पेपर 2 जो हिंदी 2 आया हुआ था, उनके टॉप 30 प्रश्नों की बात करेंगे हम लोग। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में टॉप 30 प्रश्न आते हैं, यानी कि 30 प्रश्न टोटल आते हैं एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उन्हीं 30 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से आप जानते हैं कि अगर हिंदी 1 है तो एक जो है गद्यांश होगा, दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो पद्यांश होगा। लेकिन हिंदी 2 में दोनों गद्यांश ही होते हैं, पद्यांश नहीं होता है। आप लोग ये जानते होंगे। तो ये क्लास 14 है। 13 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं टीचर सक्सेस चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखें। हिंदी ही नहीं, अदर सारी सब्जेक्ट जो है वो जो है उनको क्लासेस वाइज इसी तरह से सुंदर जो है प्रश्न है, टॉप 30 प्रश्न है, ऐसे बताया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो जाके उनको देखें, हल करें और जांचें अपनी तैयारी को। और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की बात होगी, व्याख्या जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर इन टॉप 30 प्रश्नों में से कितना रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और एक बात, अगर चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार आपके यहाँ हमारी पहुँच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। बहुत हुई बातें, शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सफलता के मनोकामनाओं के साथ क्या है प्रश्न, उनके बारे में चर्चाएं की जाएंगी और किस प्रकार के प्रश्न हैं उनके बारे में बातें की जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हिंदी आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको एक चीज़ तो मालूम होगा कि सबसे पहले गद्यांश ही आता है, चाहे वो हिंदी 1 हो या हिंदी 2 हो। तो गद्यांश आएगा तो आपको पता है कि गद्यांश हमें पहले नहीं पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, ये जो प्रश्न है इन्हीं से संबंधित है, इस पैराग्राफ से संबंधित है। और वो जो लाइन पैराग्राफ में पढ़ते समय जब आएगी तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और ऑप्शंस खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न की बात कर ली जाए तो पहला प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न देखेंगे, ऑप्शंस नहीं देखेंगे। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी किस विशेषता का उल्लेख यहाँ किया गया है? भारतीय मनीषियों के द्वारा दिए गए उपदेशों में सम्मिलित नहीं है। ये भी गद्यांश से संबंधित है। जीवन निर्वाह के लिए उपार्जन का आधार क्या होना चाहिए? भारतीय संस्कृति हमें किस बात की शिक्षा देती है? भारतीय मनीषियों ने सदैव किसका उपदेश दिया है? मनुष्य को स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ का क्यों ध्यान देना चाहिए? आगे है, देखिए 1 से लेके 8 तक पहले गद्यांश से होगा और 9 से लेके 15 तक दूसरे गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरे गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यही प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह भिन्न है? ये जो है व्याकरण से संबंधित है। परामर्थ का संधि विच्छेद क्या है? ये भी व्याकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। एक आधा 2 क्वेश्चन ही आपको सिर्फ व्याकरण से मिलेंगे और गद्यांश से मिल जाते हैं। और आपको पता है कि जो सीटेट के जो गद्यांश होते हैं या पद्यांश होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं। खासकर पेपर 2 की अगर बात कर ली जाए और इंग्लिश की बात करी जाए पेपर 2 के सीटेट में, तो बहुत ही लेंदी प्रश्न आते हैं और बहुत ही लेंदी पैराग्राफ्स आते हैं, यानी कि बहुत बड़े पैराग्राफ आते हैं। तो उनको किस प्रकार से हल करना है, इसकी ट्रिक्स और टाइम को कम समय में किस प्रकार से, कम टाइम में किस प्रकार से चीज़ों को हल करें, ऑलरेडी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। फिलहाल शुरू करते हैं। क्या है बातें, क्या कही जा रही हैं, गद्यांश क्या है कि इस प्रकार से होगा। निर्देश दिया होगा, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पढ़ते हैं, गद्यांश क्या है कि भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसके जीवन का ध्येय धर्म और कर्म को माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली लाइन ही पहले क्वेश्चन की बात कर रही है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। जहाँ अन्य देशों के विद्वान बुद्धिमान लोगों ने अपने यहाँ की जनता को उद्योग और संघर्ष करके धन संपत्ति ग्रहण करने और उसके द्वारा सुखों की उपभोग की प्रेरणा दी है, भारतीय मनीषियों ने सदैव त्याग, तप, नैतिकता और सच्चरित्र, इन चारों के बारे में बात की है। इससे संबंधित देखिए प्रश्न है दूसरा या तीसरा, कुछ ऐसे का ही उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि संसार में रहकर जीवन निर्वाह के लिए उद्यम और उपार्जन को तो आवश्यक है,
ठीक है, ये इस लाइन से भी प्रश्न है, पर उसका आधार धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं। ठीक है, उसका आधार क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं। और इसी लाइन से संबंधित करके इस प्रश्न को बनाया गया है। आगे, मनुष्य को स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इससे इस लाइन से भी प्रश्न है। भारतीय संस्कृति बहुत पहले यह शंखनाद किया था, क्या किया था कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही धर्म का मूल ही है। भारतीय संस्कृति सिखाती है कि हमें व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, पर इसमें दिखावा या ऊपर शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम उनको देखते हैं तो सामने हम बहुत ही शिष्टाचार से पेश आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनको बहुत एक जैसे है कि असभ्य तरीके से उनके बारे में बात करते हैं। तो सच्चे हृदय से निकली हुई भावना दूसरों को बांधती है। ये सही है कि आप जिस प्रकार से सामने वाले के बारे में सोचते हैं, सामने वाला भी आपके बारे में उसी प्रकार से सोचता है। ये सही है और इसको आप लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा अपने रियल लाइफ में। देखते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के साथ जो है क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी किस विशेषता का उल्लेख यहाँ किया गया है, यानी कि गद्यांश में किया गया है। धर्म और कर्म को सर्वोपरि माना गया है, ये बात सही है। जीवन निर्वाह के लिए उद्यम करना अलग देशों की बात है, हमारे यहाँ नहीं। धन संपत्ति का संग्रह करना, सुखों का उपयोग करना। गद्यांश के हिसाब से जो सही आंसर है वो पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारतीय मनुष्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों में सम्मिलित नहीं है। नैतिकता सम्मिलित है, तप सम्मिलित है, त्याग सम्मिलित है, लेकिन भौतिकता नहीं सम्मिलित है। तो यही चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवन निर्वाह के लिए उपार्जन का आधार क्या होना चाहिए। सुख, धर्म, उद्योग, स्पर्धा। तो 3 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है धर्म होना चाहिए। ठीक है, उपार्जन का क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि हमें जो है एक नैतिकता से जो है मौलिकता हमारे अंदर होनी चाहिए दूसरों के प्रति। भारतीय संस्कृति हमें किस बात की शिक्षा देती है। मन में भावना जैसी भी हो, ऊपरी तौर पर स्वहृदय दिखे, यानी कि मन में उसके प्रति भले ही हम ईर्ष्या कर रहे हों या अच्छे विचार ना हो, लेकिन उनके सामने हमें अच्छा करना चाहिए, तो ये बात नहीं शिक्षा देती है हमारी भारतीय संस्कृति। दिखावे की संस्कृति से हमेशा बचें, अपना हित सबसे ऊपर रखें, सुख संपत्ति की लालसा न करें। तो गद्यांश के हिसाब से हमें देखना है तो 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही है कि उसमें दिखावे की संस्कृति से हमेशा बचें। दिखावा न करें कि हम आपको बहुत लोगों के सामने सभ्य बने, लेकिन अंदर से आपका मन जो है असभ्यता की ओर हो, तो ये चीज़ करने से बचें। भारतीय मनीषियों ने सदैव किसका उपदेश दिया है। त्याग और तपस्या का, उद्यम और संग्रह का, तप और सुख उपभोग का, उद्यम और धन अर्जन का। सही आंसर की बात कर ली जाए तो 5वें का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, त्याग और तपस्या का। आगे देखते हैं, मनुष्य के स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ का ध्यान क्यों रखना चाहिए। ये गद्यांश से संबंधित है, क्योंकि स्वार्थ व परमार्थ साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करना हमारी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि सभी लोग श्रम नहीं कर पाते। 6ठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति बताती है कि हम दूसरों की हेल्प करें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तप, त्याग, नीति और संपत्ति। तो जो अलग है 7वें का सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो चौथा है, संपत्ति अलग है। कैसे अलग है ये आप डिस्क्राइब करें। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। परम योग अर्थ या परम योग अर्थ, पर योग अर्थ या पर योग मार्थ। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन परम योग अर्थ सही होगा। और ये कौन सी संधि है, संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें अ, ई, उ क्रमशः अपने खुद से मिलकर जो है योग अपने जो है कि जैसे कि क्रमशः आ, बड़े ई या बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं दीर्घ संधि में। आगे देखते हैं, अगला गद्यांश आ जाता है इसके ठीक बाद ही 8 प्रश्नों के बाद। तो इनको पढ़ने से पहले फिर हम क्या करेंगे, हम जो है प्रश्न पढ़ेंगे फिर गद्यांश पढ़ेंगे। लेखक ने किस बात को सही नहीं ठहराया है। विद्वान लोगों ने मित्रता का कौन सा मंत्र बताया है। लेखक ने मित्रता के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सी सच्ची मित्रता की पहचान नहीं है। तो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे शब्द है, ये व्याकरण से संबंधित है। धीरे धीरे निरंतर प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है।
तो ये जो है समझ पे, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। समूह में कौन सा शब्द संज्ञा है, ये भी गद्यांश से संबंधित जो है कि व्याकरण से संबंधित है। तो कुछ ही प्रश्न हैं जो गद्यांश से संबंधित है। अब गद्यांश पढ़ लेते हैं कि क्या गद्यांश में कहा जा रहा है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है। बहुत से लोगों से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक या दो से ही संभव है। बहुत सच्ची अगर फ्रेंडशिप है आपको, तो एक दो जो है सहपाठी होंगे आपके, या जिनके साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, वो एक या दो ही लोग होंगे जिसके साथ आप मित्र का व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। विद्वान लोगों का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए, पर उसके मित्र उसकी भलाई को सदैव याद रखें। मित्रता का यही आधार है कि मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना है। मित्रता को अस्थायी करने का मंत्र है। सच्चे मित्र जीवन में रस घोलने का काम करते हैं। सभी संबंधों की तरह यह भी एक बहुत मधुर संबंध है। तो ये सही बात है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है इनसे संबंधित। अब ऑप्शंस के साथ देखते हैं। लेखक ने किस बात को सही नहीं ठहराया है? बहुत अधिक लोगों से मित्रता करने को, बहुत कम लोगों से मित्रता करने को, लोगों के साथ लंबे समय तक मित्रता करने को, भलाई करके उसे भूल जाने को। तो सही आंसर की बात कर लीजिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अधिक लोगों से मित्रता करने के लिए सही नहीं बताया है लेखक ने इस गद्यांश में। विद्वान लोगों ने मित्रता का कौन सा मंत्र बताया है? स्वयं द्वारा की गई भलाई को याद रखना, मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्वान लोगों ने ये बताया कि अपने की गई भलाई को भले ही भूल जाएं, लेकिन मित्र ने जो भलाई की है आपके साथ, जो सहयोग किया है, उसको कभी न भूलें। लेखक ने मित्रता के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस देखते हैं। पहले अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए, आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए, ये बात गद्यांश में नहीं कही गई है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं करनी चाहिए, ये भी बात नहीं कही गई है। धीरे धीरे भरोसा करनी चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है गद्यांश के हिसाब से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सच्ची मित्रता की पहचान नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। पीठ पीछे प्रशंसा करना, मित्र का आदर करना, आवश्यकता के समय सहायता करना, मित्र की कमियों की हर जगह चर्चा करना, यही चीज़ जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। धीरे धीरे शब्द है पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, पुनरुक्त शब्द। ऐसे शब्द जो एक ही तरह जिनमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं, और वो सेम जो है एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे निरंतर प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करनी चाहिए में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि निरंतर जो है इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? सदैव, अधिकतर, लगातार, कभी कभी। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर लगातार, निरंतर की जगह लगातार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। समूह में कौन सा शब्द संज्ञा है? आदर्श, मधुर, प्रशंसा और प्रगाढ़। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए, 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये 15 जो है वो गद्यांश से संबंधित थे, लेकिन अब जो है पैडागॉजी सेशन से संबंधित प्रश्न होंगे, और ये प्रश्न लेंदी भी होते हैं। इनको समझने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस सेट करें और प्रीवियस ईयर को हल करें, ताकि जो चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ने में, यानी कि जो प्रश्न है वो एक बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाए, और ऑप्शंस आपसे परिचित हों। ऐसा ना हो कि ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों क्या है, अपरिचित हैं, उन्हें समझने में आपको टाइम लग रहा है तो आप वहाँ पे तुक्का लगाते हैं। तो ऐसी बात ना हो, इसलिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर हमेशा हल करते रहें, ठीक है। और स्कोर को हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर एक बार आपने कर लिया तो दूसरी बार अगर उसको हल करें तो सोचें कि 30 तो जो 30 में है 30 आपका स्कोर है, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न होंगे वो इन क्वेश्चन से अलग होंगे। एक आधा ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनसे जो है मिलते जुलते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद, ठीक है, भाषाविद नाम चमस्की
नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। शुरुआती वर्षों में चीज़ों से परिचय के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता, यानी कि हमने बच्चे जो होते हैं छोटे, वो परिचित नहीं हो पाते हैं नई वस्तुओं से, तो का उसका प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता है। प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन की अपनी पद्धतियाँ होती हैं। ये बात सही है, सारे ऑप्शन सही है, लेकिन हमें चॉम्स्की जी के हिसाब से चीज़ों को थिंक करना है, सोचना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि मनुष्य में भाषा अर्जन की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। आगे देखते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के सबसे कम प्रभावी करण निम्नलिखित में से कौन सा है, कारक कौन सा है? चित्रात्मक शब्दकोश, शब्द दीवार वो होते हैं जिसमें ए टू जेड अल्फ़ाबेट छोटे बच्चों की जिस रूम में पढ़ाया जा रहा है उनमें चिपका दिया जाता है। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम चिपका दिए, तो वो शब्द दीवार हो गए। फ्लैश कार्ड द्विभाषा में अंग्रेजी और द्विभाषा पाठ्य वस्तु। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे प्रभावी है द्विभाषा पाठ्य वस्तु। जो जो हम लोगों का एग्ज़ाम होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, जिसमें हम अच्छा समझ पाते हैं, उसमें हम चीज़ों को हल करते हैं। वही बात है यहाँ पे। संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। व्याकरणिक, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगे, इनको समझाने की कोई ज़रूरत उतनी है नहीं। व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल देना। शारीरिक गठन के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए। शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्त बातचीत को बढ़ाना। शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभव को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है, देखिए पूर्व ज्ञान जरूरी नहीं है कि पूर्व ज्ञान आ गया तो पूर्व ज्ञान एक जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है जिसे आप सीटेट में कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूर्व ज्ञान आ गया तो ये ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को सही करना है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में संपूर्ण यानी कि पूरी तरह से चीज़ों को सीखना है, जिसमें भाषा भी हो, शारीरिक बातें भी हों, तो वो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, शारीरिक गठन के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना। 18 का जो सही आंसर है दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं, यानी कि वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? छोटे शब्दों में शिक्षार्थी से बातचीत करना, शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना, शिक्षार्थियों से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना। तो 19 का सही आंसर आपको मिल गया। तीसरा, जब बच्चा खुद अच्छे से अभी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है तो उसे छोटे छोटे और सरल भाषा में चीज़ों को जो कम्युनिकेट करे ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके और छोटे छोटे वाक्यों से सीखना शुरू कर पाए। आगे देखते हैं। बच्चों को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम तर्क संगत कारण कौन सा है? यानी कि हल्का सा निगेटिव जो होगा ऑप्शन वही सही होगा। गीतों के माध्यम से अधिक सरलता से शब्द भंडार अर्जित करने में बच्चों की मदद करना, शिक्षार्थियों की रटने और प्रत्यास्मरण की योग्यता का समर्थन करना। तो देखिए आपको मिल ही गया कि जहाँ पे वर्ड रटना आए, केवल आए, और ये जो है निगेटिव टैग वर्ड हैं जो वाक्य को गलत बताते हैं, तो यहाँ पे कम की बात की गई है। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन यानी कि रटने और प्रत्यास्मरण की योग्यता का समर्थन आपको नहीं करना है एज ए टीचर। कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती हैं। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है? विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, गहन पठन, प्रूफ पठन। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो गहन पठन। गहन पठन वो पठन है जहाँ पे हम चीज़ों को सीखने के लिए उसके अंदर तक, उसके तह तक जाते हैं समझने के लिए। आगे देखते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं, ठीक है। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि निदानात्मक परीक्षण वो होता है जिसमें बच्चे के निगेटिव पॉजिटिव पहलू को देखा जाए और उसका निदान किया जाए, जिसे उपचारात्मक शिक्षण आप कहते हैं, ठीक है। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी द्विभाषा पढ़ाई जा रही है कक्षा 8 के बच्चों को, लेकिन वो सिर्फ क्लास 2 के बच्चों की इंग्लिश को पढ़ पा रहे हैं।
समझने की कोशिश करिए प्रश्नों को, तब आप बेहतर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? आज का विचार, अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरा प्रदर्शित करे, तो इससे बच्चे का भाषा विकास अच्छा नहीं होगा अंग्रेजी में। समाचार कोना, शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, घेरा, समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। कहानी लेखन, शिक्षार्थी स्वयं से लगातार 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं खुद से। ठीक है, सही आंसर की बात कर ली जाए 22 की, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है तीसरा हो जाएगा, जिसमें घेरा बच्चे बना रहे हैं और वो खुद से विषय वस्तु को चूज़ कर रहे हैं और अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं और बच्चे फ्री हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा है वहाँ पे तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया बहुभाषी कक्षा की ओर अग्रसर करता है? पूरी तरह से पॉजिटिव प्रश्न है और पूरी तरह से एक बेहतर पॉजिटिव ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, जिसमें समावेशी कक्षा, बहुभाषी शिक्षा और बात किया हो रही है कि अंग्रेजी शिक्षक यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने की बात हो रही है। उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है जो घर में विभिन्न बोलियां बोलते हैं, वो तो और क्रिएटिव होते होंगे, वो और चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। ये देखिए, ये प्रश्न जो है, ये जो ऑप्शन है ना, उसको आप कई प्रकार से आपने देखा होगा। सीधी सीधी भाषा में आता है कि जो बहुभाषिकता है एक संसाधन के रूप में है, तो इस तरह से है, वही चीज़ है, बस अपनी भाषा में बोला गया है ये। शिक्षार्थी संपूर्ण के रूप में देश पर ध्यान दे, अपनी भाषा के बारे में चिंता न करे, ये बात पर नहीं कोई मतलब है। अंग्रेजी भाषा में निपुणता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में अन्य भाषाओं की उपेक्षा करें। उपेक्षा क्यों करेंगे? निगेटिव, पूरी तरह से निगेटिव टैग वर्ड है, तो सबसे सही ऑप्शन है दूसरा कि भाषा विविधता, भाषा की विविधता, जितनी विविधता रहेगी बच्चा उतना अच्छा सीख पाएगा, यह एक संसाधन के रूप में है। अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द, यानी कि सवाल शब्द, बच्चों को प्रश्न करने का मौका मिल रहा है, सवाल शब्द। प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है? एकल वाक्य वाले उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के सवाल वाले शब्दों को स्पष्ट करना, मतलब एक ही उदाहरण से कई प्रकार के नियम को समझा देना। शिक्षार्थियों को बताना कि क्या से शुरू होने वाले शब्द सवाल वाले शब्द हैं। आलेखित, यानी कि जो बच्चे क्या, जो वाक्य क्या से शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, वो हमेशा सवाल पूछने के लिए ही होगा। आलेखित अथवा प्रामाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना कि वह सवाल वाले शब्दों का अंग्रेजी से अपनी भाषा में अनुवाद करें। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आलेखित और प्रमाणिक संवाद करें, जहाँ पे संवाद की बात हो वो सारे सब्जेक्ट में, यानी कि चाहे ईवीएस हो, ईवीएस का पैडागॉजी हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जिसमें संवाद, कम्युनिकेशन, बातचीत की बात हो रही है। संवाद मतलब बच्चे निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पर बात करेंगे, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है, जो भी है टेनिस में अच्छी है। वह बास्केटबॉल भी अच्छा खेलती है। इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया है। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया, तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्दों को रेखांकित किया। निम्नलिखित में से कौन सा गलत अवधारणा प्रीति के पास, यानी कि उसमें से क्या क्रिया विशेषण ढूंढने के लिए कहा गया, तो बच्चे ने अच्छी और जल्दी चीज़ों पर क्या है रेखांकित कर दिया कि यही है क्रिया विशेषण। ये जो वाक्य है ऊपर दिए गए, तो देखिए ऑप्शन क्या है, क्रिया विशेषण को की से समाप्त होना चाहिए, ये बात जरूरी नहीं है, आप जानते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आना चाहिए। क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों का प्रकार समान है। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। बच्चे ये सोचती है कि क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को जो है संशोधित कर रहा है, यही सोचकर बच्ची ने अच्छी और जल्दी जो है जो शब्दों पर रेखांकित किया है, तो ये बच्चे में प्रॉब्लम है। केवल के हिसाब से नेगेटिव है ये, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है, बच्ची ये सोचती है क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। आगे देखते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थी ने नए
परनय पर नहीं, मैं पर। किस पर? मैं पर यानी कि खुद पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप में आकलन के सबसे नज़दीक है? क्या है? सीखने के रूप में आकलन। ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। इसके बारे में जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं करें। ऑप्शंस देख रहे हैं। शिक्षार्थी से कहना कि वह सोचे कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। शिक्षक मानदंड निर्देश के आधार पर निबंधों को अंक देते हैं और उचित ग्रेड देते हैं। शिक्षार्थियों को सुझावों के साथ रचनात्मक पृष्ठपोषण देते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी से 5 अन्य निबंध पढ़ने और अपनी पसंद के निबंध का चयन करने के लिए कहना। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं। एक शिक्षिका प्रामाणिक पाठ्यवस्तु के माध्यम से संबंध वाचन उपवाक्य से परिचित कराती है और संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण देती है, बहुत सारे अभ्यास भी देती है, जिसे शिक्षार्थी पहचानते हैं और उसके नियम का प्रयोग करते हैं। अंत में वह शिक्षार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि नियम संदर्भ में किस प्रकार कार्य करता है। यह रणनीति क्या कहलाती है? अनुमानित पद्धति, गहन चिंतन प्रोटोकॉल, जागरूकता, व्याकरण अनुवाद पद्धति। जागरूकता है टीचर में, शिक्षिका जानती है किस प्रकार से वो जागरूक है क्लास में, किस प्रकार से बच्चों को हम और मोटिवेट कर सकते हैं और चीज़ों को सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल? बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन ये रहा। लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद करना, कहानी की घटना याद करना, अनुमान लगाना। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पठन का उपकौशल, पठन का उपकौशल है, भाषा का उपकौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थी में विकसित किया जा सकता है? संपादन, चिंतन, मसौदा तैयार करना, समझाना। बात क्या हो रही है? शिक्षार्थी ऑनलाइन मानचित्र निर्माण, संपादन, साझा कर सकते हैं, तो आसान है, आप डेली इन चीज़ों को कर रहे हैं। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, चिंतन। बच्चा जितना चिंतन कर सकता है इनके बारे में उतना बेहतर है, वो अपनी चीज़ों को साझा कर सकता है कई तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? बहुत ही आसान। सामाजिक अंतःक्रिया की जहाँ भी बात आए बिना सोचे समझे आप बायोगोस्को को ट्रिक कर सकते हैं जब ऐसा सीधा सीधा प्रश्न पूछे। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश की कि बहुत कम समय में ये चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ और आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।